पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे आईपीएस अधिकारी से जिन्होंने बिजली बोर्ड में रहते हुए काफ़ी चुनौतियों का सामना किया और बिजली बोर्ड को एक ऐसी स्थिति से उभारा जब वो बिजली बोर्ड काफ़ी संकट की स्थिति में था। अब उन्हें परिवहन विभाग के प्रधान सचिव के रूप में सरकार ने नई जिम्मेदारी दी है। बातचीत करेंगे शत्रुजीत कपूर जी से। कपूर साहब, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। जी धन्यवाद। कपूर साहब, ये नई चुनौती आपको मिली है। पहले बिजली बोर्ड में भी काफ़ी घाटा था, आपने काफ़ी परिस्थितियां वहाँ सुधारी हैं। अब क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है रीढ़ की हड्डी कहा जाता है एक तरह से किसी भी स्टेट की, इसमें भी कहीं ना कहीं इस वक्त आर्थिक रूप से जूझ रहा है। इसके लिए आपके पास क्या जहन में चीज़ें हैं? जी देखिए, ट्रांसपोर्ट एक हर व्यक्ति की एक मौलिक ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो आर्थिक संकट से भी ज़्यादा जो बड़ी बात है वो हमें अपने लोगों को, हरियाणा की जो 2.5 करोड़ हमारी आबादी है, उनको बेहतर सुविधाएं देने की बात है। वो हमारी ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है कि लोगों को एक अच्छा ट्रांसपोर्ट का एक जो सर्विस है वो बेहतर मिले। हमारी हरियाणा रोडवेज़ जो हमेशा से ही एक बहुत अच्छी पोजीशन में रही है, देश में उसका नाम है, तो उसकी सेवाओं में और गुणवत्ता में और सुधार किया जा सके, ये एक बहुत बड़ी प्राथमिकता रहेगी। और साथ में जो हमारा रेगुलेटरी विंग है, जिसमें हमारी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं, हमारी रजिस्टरिंग अथॉरिटीज़ हैं, तो वो सब जो सुविधाएं देती हैं पब्लिक को, कॉलेज के बच्चे हैं, बड़े हैं, जिनको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है, सही तरीके से एक साफ ट्रांसपेरेंट तरीके से मेरिट के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस मिले लोगों को। इसी तरीके से मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन में जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें ना आएँ। ये जो प्रोसेस है ये टेक्नोलॉजी के समावेश से बेहतर हो सके, साफ़ सुथरा हो सके और हैसल फ्री हो सके, और जिसको हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की भाषा में कहते हैं कि वो फेसलेस हो और कैशलेस हो। तो ये प्रोसेस हमारे इस ट्रांसपोर्ट विभाग में हमें लेकर के आने हैं। वो एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है ताकि लोगों को ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें, दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़ें, किसी दलाल से मिलने की ज़रूरत ना रहे। तो ये प्राथमिकताएं हमारी हैं। और साथ साथ जो हमारी रोडवेज़ की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो फ्लीट है, 4,500 बसों का बेड़ा हमारा जो सैंक्शन है, इस बेड़े में अभी एक गैप है। अभी करीब 3300-3400 के करीब हमारे पास बसें हैं। तो ये जो गैप है इसको पूरा करना है और फिर इससे आगे जाना है। बेड़े को बढ़ाएंगे तो हमें बिजनेस बढ़ेगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ने से ही हमारे घाटे कम होंगे, या ये कहें कि हम लाभ की स्थिति में आएंगे। कपूर साहब, जिस प्रकार से लोगों के प्रति, क्योंकि सीधी जवाबदेही है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, और बस अड्डे हैं और जगह हैं, इन पर क्योंकि सरकार की भी प्राथमिकता है, सफाई अभियान चलाए जाते हैं, तो इनके लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? किस तरह से इन पर दृष्टि आप अपनी रखेंगे ताकि सारी व्यवस्था जनता को सरल और सुलभ मिल सके? देखिए, बस अड्डों की अगर बात करें तो ये एक गरीब आदमी का हवाई अड्डा है। तो वहाँ पे कोई वजह नहीं है कि हमें उसमें जो सुविधाएं हैं वो हम हवाई अड्डों के माफिक ना दे पाएँ। वो देनी चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। वहाँ पे सफाई व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था और जो दूसरा जितने भी हमारी सुविधाएं हैं वो सारी उच्च दर्जे की होनी चाहिए। ख़ासतौर पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे जो हमारे बस स्टैंड हैं, उनमें ये एक बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि हमारे जो सवारियाँ आती हैं वहाँ पर उनको एक अच्छा अनुभव मिले, एक अच्छा पैसेंजर एक्सपीरियंस उनको मिले। तो इस पे हम काम करेंगे। कपूर साहब, कोरोना काल के दौरान क्योंकि लॉकडाउन रहा, फिर अनलॉक पीरियड धीरे धीरे शुरू हुआ, अब जो पोजीशन है, हरियाणा की कितनी बसें इस वक्त अनुमान से आपको मोटा मोटा याद हो कि सड़कों पर है? और अगर बात की जाए अंतर्राज्यीय बस सेवा की, तो क्या सभी स्टेट से जहाँ पहले बसें जा रही थी हमारी, वहाँ चलनी शुरू हो गई हैं? जी, इसमें ये संख्या हमारी जो बसों की है जो सड़कों पे हैं, आ चुकी हैं, वो बढ़ रही है। और इस हफ्ते हम 2,500 से आगे का आंकड़ा हमने पार किया है। तो करीब करीब 2100-2200 बसें हमारी अपनी, और जो हमने किलोमीटर स्कीम के तहत ली हुई बसें हैं वो भी अब सब चलने लगी हैं। अधिकतर उनमें बसें चल रही हैं। करीब 2,500 बसें ये हमारी सड़कों पे आ चुकी हैं। तो जो बची हुई बसें भी हैं, मुझे उम्मीद है कि ये जो एक नई एक वेव आ गई थोड़ी सी जो हमारी कोरोना की पिछले कुछ समय से, ये जैसे ही सबसाइड करेगी
तो हमारी ये संख्या फिर और आगे बढ़ेगी और काफ़ी हद तक दुरुस्त हो चुकी हैं सारी सेवाएं, ये और बेहतर होंगी। और ये सारा जो बेड़ा हमारा है अभी करीब करीब 3400 बसों का, और उसमें किलोमीटर स्कीम की 500 बसें रखें वो, और जो हमारी सहकारी समितियों की बसें हैं तो करीब करीब 5000 बसें हैं हमारे प्रदेश में, ये सारी सड़कों पे आ जाएंगी। सर, जो वेव चली है जिसको सेकंड वेव भी माना जा रहा है, कई स्टेट में थर्ड वेव भी है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्योंकि परिवहन में एक बस में 53-54 यात्री सवार हो पाते हैं, तो क्या उसके लिए कोई स्पेशल गाइडलाइन जारी की है ताकि लोग सावधानी रखें, गाइडलाइन फॉलो करें? जी, इस बारे में राज्य सरकार की हिदायतें बड़ी स्पष्ट हैं कि बसों में हमने जितनी सीटें हैं केवल उतने ही यात्री उसमें चलेंगे, कोई खड़ा होकर के नहीं चलेगा, अनावश्यक भीड़ नहीं होगी, और जो उसमें सीटें जो संख्या है उससे अधिक यात्री नहीं बिठाए जाएंगे। तो आज की तारीख में हिदायत यही है। और जो बस अड्डों पर जहाँ भी हमारे जो जीएम्स हैं, जनरल मैनेजर हैं, उनको सख्त हिदायतें दी गई हैं कि कुछ बसें वो रिजर्व में रखें। किसी भी रूट पे यदि भीड़ बढ़ती है तो उन बसों को एक स्पेशल बस चला करके उन यात्रियों को अपने गंतव्य पे लेकर के जाएं, ताकि बसों पे बस अड्डों के ऊपर लोगों की अनावश्यक भीड़ ना हो। तो ये दो ऐसे काम हैं जिनसे फिलहाल हम इन हिदायतों के मुताबिक काम कर रहे हैं। और यदि इसमें दिक्कत कुछ बढ़ती है और सरकार की, राज्य सरकार की, हेल्थ विभाग की तरफ से जो भी गाइडलाइंस आएंगी, इसमें और ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसको और सख्त करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी करेंगे। कपूर साहब, वोल्वो बस सेवा, उससे पहले वीडियो बस सेवा, ये हरियाणा की एक ऐसी पहचान थी जिसकी सराहना भारत के लोग ही नहीं, विश्व के दूर दराज से आने वाले पर्यटक भी करते थे। ये कहीं ना कहीं पहचान लुप्त हो रही है। वोल्वो का बुरा हाल है, अंदर गंदगी है, उनके ना टीवी नहीं चलते, सारी मतलब चरमराई हुई है व्यवस्था। आपके लिए निसंदेह ये काफ़ी बड़ी चुनौती रहेगी कि कैसे आप इसको हैंडल करेंगे? जी, इसमें वोल्वो की जो हमारी बस सेवा है उसको उसकी गुणवत्ता में और उसकी साफ़ सफाई में और बाकी सब जो हमारी सेवाएं हैं उनमें बेहतरी करने के लिए कुछ नई बसें, 18 मर्सिडीज़ बेंज बसें खरीदी हैं, जो आ चुकी हैं, हमारे बेड़े में शामिल हो गई हैं। और कुछ और भी आगे करार किया गया है, वो इस कोरोना की वजह से थोड़ा अभी उसको रोक दिया गया। जैसे ही ये ठीक होते ही हैं परिस्थितियाँ, तो वो भी बसें इस बेड़े में, हमारे बेड़े में जुड़ेंगी। और ये जो हाई एंड कस्टमर्स के लिए हमारी सेवाएं हैं, वोल्वो तो एक पर्टिकुलर एक ब्रांड है और एक बस मैन्युफैक्चरर के नाम से वो सेवा का जानी जाती है। तो अब जो है मर्सिडीज़ की बसें हैं और भी जो आएंगी, उससे हमारी जो हाई एंड कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है, नीड्स हैं उनकी, वो उसमें पूरी होंगी। और पुरानी जो बसों का मुद्दा आपने उठाया, उस पर भी हम तवज्जो देकर उसको बेहतर करेंगे। कपूर साहब, हरियाणा के अंदर समानांतर बस सेवा पहले से भी चलती रही है। ये लॉकडाउन के दौरान, अनलॉक पीरियड के दौरान ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहन मिला क्योंकि लोगों के पास आवागमन के साधन नहीं थे। वो लोग मनमर्जी के दाम भी वसूलते हैं, सरकार को भी चूना लगाते हैं। इन चीज़ों से भी निपटना पड़ेगा विभाग को। जी हाँ, ये एक चुनौती है और इस पे हमने काफ़ी काम किया है। पिछले करीब 10 दिन में हमने ऐसी सब बसों की लिस्टें बना ली हैं और उनकी लिस्टें हमने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स हैं, डीटीओज, उनके साथ शेयर की हैं। और बड़ी तादाद में इन बसों को पकड़ा गया है। अवैध बसें जो चलती हैं, चाहे वो इंटरस्टेट बसें चल रही हों या विद इन द स्टेट चल रही हों, उनको उन पे शिकंजा कसा गया है। और इसको, ये जो मुहिम है, ये जारी रहेगी जब तक कि ये समस्या पूरी तरह से बंद नहीं हो, इसको हल नहीं कर लिया जाता, क्योंकि इनकी वजह से रोडवेज़ को बहुत बड़ा घाटा भी होता है। और साथ साथ रोडवेज़ की सेवाओं को भी बेहतर किया जाएगा, ताकि उन यात्रियों को जो इन बसों से चलते हैं, वो यात्री रोडवेज़ की उनको सुविधाएं मिलें और उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। कपूर साहब, इसमें देखा गया कि जो 4 पहिया वाहन है, जीपें हैं, इस तरह के भी वाहन बहुत ज़्यादा पैरेलल चल रहे हैं। जैसे छोटे एरिया हैं, सपोज एग्जांपल पानीपत से असंध है, पानीपत से सफीदो है, इंद्री से करनाल है, लाडवा से कुरुक्षेत्र है। इस तरह के 4 पहिया वाहनों का मोनोपोली बहुत बनी हुई है। जी हाँ, इसमें एक वजह यह भी है कि वहाँ पे रेगुलर बस सेवा जहाँ जहाँ नहीं है, तो उस गैप को फिल करने के लिए इस तरीके की सेवाएं आ जाती हैं, जो कि कानून की उल्लंघना तो होती है, लेकिन उसमें एक पब्लिक को वो सुविधा भी देते हैं। तो उसमें हमें दोनों तरफ से काम करना है। एक तरफ तो इन अवैध वाहनों को रोकना है, साथ साथ अपनी सेवाओं का विस्तार भी करना है, ताकि वहाँ पे रोडवेज़ की बसें चलें और लोगों को आवश्यकता ना पड़े इन ओवरलोडेड, ओवर क्राउडेड जीपों में और उनमें चलने की।
कोई भी यात्री ऐसा नहीं होगा जो यदि बस सर्विस हो तो वो इन जीपों में चले। कपूर साहब, जिस प्रकार से आपने बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की कई समस्याओं को हल भी किया, कर्मचारी संगठन लगातार आपके साथ तालमेल बनाकर चलते रहे, परिवहन विभाग के साथ एक हमेशा ये विवाद रहा है कि कर्मचारी संगठनों के साथ इनकी अच्छी पटरी नहीं बैठी। कर्मचारी संगठन कहीं ना कहीं मुहिम चलाते रहते हैं। कर्मचारियों की मांगों के हल के लिए, इन चीज़ों के लिए आपके जहन में क्या आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, इसमें हमेशा से ही जो हमारी वर्कर्स यूनियन है, चाहे किसी भी विभाग में हो, उनके कुछ ना कुछ मुद्दे रहते हैं। उन मुद्दों को ध्यान से सुनना, उनमें जो जायज़ बातें हैं उनको मानना, उनका निराकरण करना और उनका समाधान करना, ये टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी है और ये करना भी चाहिए। और यही काम, जैसा आपने बिजली विभाग की बात की, तो वहाँ भी इसी तरीके का बड़ा हेल्दी रिलेशनशिप रही वर्कर्स यूनियंस के साथ, और आज की तारीख में उनका बहुत सहयोग भी रहा, और ये सारा जो वहाँ पे अच्छा काम हो पाया उसमें बहुत आगे बढ़ चढ़ करके हमारी वर्कर्स यूनियन ने उसमें हिस्सा लिया। और मुझे उम्मीद है कि रोडवेज़ में भी जो हमारी यूनियंस हैं या दूसरे हमारे कर्मचारी संगठन हैं, वो सारे के सारे बड़ा अच्छा रोल प्ले करेंगे। और क्योंकि ये एक जिम्मेदारी है जो मिल कर के निभानी है। कोई एक मैनेजमेंट या वर्कर्स यूनियन अपने आप अकेले में वो सब नहीं कर पाएंगे, तो इकट्ठे होकर के अच्छी नीयत से आगे बढ़ना है और इसको करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भारतवर्ष के अंदर लॉन्ग रूट पर हरियाणा रोडवेज की हमेशा एक पहचान रही है। जो बसें हैं, इनके मामले में शायद संभवतः आपके नोटिस में आया हो या ना आया हो, मैं जानता नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि बसों के ज़्यादातर देखा जाए तो इंश्योरेंस ही नहीं है। अगर कोई बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, तो वो कई स्थितियाँ ऐसी रहती हैं जो विकट हो जाती हैं और ड्राइवरों को झेलनी पड़ती है। ये इंश्योरेंस के बारे में ये एक मुद्दा है जो आया है। इसके बारे में भी सरकार के स्तर पर एक अच्छा इसमें विभाग से भी मंत्रणा करके इस सारी दिक्कत को हम इसको हल करेंगे और एक सिस्टम ऐसा लेकर के आएंगे कि ये तो ऑटोमेटेड होना चाहिए। जैसे ही ये एक्सपायर होती है इंश्योरेंस, वो अपने आप रिन्यू होनी चाहिए। तो इस पे काम करके ये व्यवस्था की जाएगी। जीपीएस सिस्टम जो है ज़्यादातर देखा जा रहा है सरकारी बेड़ों में इस्तेमाल किया जाता है। क्या बस परिवहन विभाग में भी ऐसा किया जा सकता है? जी हाँ, ये दोनों ही तरफ, न केवल रोडवेज में बल्कि बाकी जो प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल्स हैं, चाहे वो टैक्सी हो या दूसरे वाहन हो, उन सब के लिए अब कानून में बदलाव आ गया है। कानून बदल चुका है। कानून में प्रावधान हो गया कि उनमें जीपीएस लगाया जाएगा। साथ में इमरजेंसी का एक पैनिक बटन भी होगा। किसी भी इमरजेंसी में कोई भी यात्री, विशेष तौर पर महिलाएं और बच्चे या बूढ़े, जो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनको कोई भी दिक्कत आती है, वो इमरजेंसी पैनिक बटन को दबा सकते हैं और वो फीड जो है वो पुलिस के सेंट्रल कंट्रोल रूम में जाएगी और उस पर तुरंत पीसीआर वैन और दूसरे अपनी कार्रवाई करेंगे। तो ये सारी व्यवस्था हमने इस पे काम शुरू कर दिया है। इसी तरीके से रोडवेज की बसों में भी ये प्रावधान होगा जीपीएस का और पैनिक बटन का। साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक टिकटें, अभी तक जो टिकटें कागज़ की टिकटें हैं, और वो एक आप समझ सकते हैं कि कोरोना काल में खास तौर पे एक अनहेल्दी तरीका है कि हम उससे कागज़ की टिकटें हम दें और उससे इन्फेक्शन भी होने का खतरा रहता है और एक खर्चा भी ज़्यादा आता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक टिकटों पे भी जाने का हमारा प्लान है और हम कोशिश ये रहेगी कि जो 31 मार्च है जो 2021, इसी फाइनेंशियल ईयर में हम इलेक्ट्रॉनिक टिकटों का एक सिस्टम अपनी बसों में ले आएंगे। साथ साथ जीपीएस का भी सिस्टम न केवल हरियाणा रोडवेज में बल्कि जितने हमारे करीब करीब 1 लाख सवा लाख के करीब हमारी जो 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स हैं, 4 पहियों वाले या उससे बड़े, उनमें हम, चाहे वो बसें हैं या टैक्सियां हैं, उनमें प्राइवेट बसों में भी हम जीपीएस का और पैनिक बटन का प्रावधान करेंगे। सर, क्योंकि प्रदूषण को देखते हुए कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। एनजीटी की गाइडलाइन आई थी, सीएनजी की बसेस और ई बस सेवा, इलेक्ट्रिकल बस सेवा जो है, उसके लिए हरियाणा का रोड मैप क्या रहेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्तर पर इस बारे में बहुत रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए और ख़ास तौर पे सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए काफ़ी काम हुआ है। और उसमें जो एक बड़ा हिस्सा, अहम हिस्सा, वो है ई मोबिलिटी। तो देश में एक ये टारगेट है कि ई मोबिलिटी को बड़े पैमाने पर हम अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लेकर के आएँ, इलेक्ट्रिक बसों को लेकर के आएँ। तो इस दिशा में हमने काम शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि इसमें शुरू में करीब 142 बसें हमारी ऐसा हमें अप्रूवल मिली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसमें वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे।
तो वो लेकर के बेड़े में शामिल की जाएंगी। और उसके अतिरिक्त हमारी बातचीत कुछ हमारी जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनसे भी बात हो रही है। तो उनके जरिए हम अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों की और संख्या का भी को समायोजित करने का प्रयास करेंगे। सर, अगर ये बस सेवा शुरू होती है आने वाले समय में, जैसा कि आपने भी संकेत दिए अपनी बातचीत में, तो प्राथमिकता किस जिलों में पहले रहेगी, कहाँ से शुरू की जाएगी, कितने रूट पर चलेंगी, कुछ अभी तक इस मामले में चर्चा हुई है क्या? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन कर, एक तरह से ये कहें कि हर जगह इन बसों को चलाने का औचित्य ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें हमें पूरा चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो जिन रूट्स के ऊपर और जिन ज़िलों में हमारे पास ई चार्जिंग का जो सिस्टम है, वो पब्लिक का सिस्टम हो या हमारा अपना हो, वो विशेष तौर पे एनसीआर का जो रीजन हमारा है उस पे हमारा फोकस रहेगा कि उनमें हम ये ई चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आएँ, और फिर ये बसें भी संख्या के अनुसार इन्हीं ज़िलों में शुरुआत में चलाई जाएंगी और धीरे धीरे इनको बढ़ाया जाएगा, पूरी स्टेट में लेकर के आएंगे। धन्यवाद कपूर साहब। तो ये हैं शत्रुजीत कपूर जी, आईपीएस अधिकारी हैं। इस वक्त इनके पास प्रधान सचिव परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है। हरियाणा बिजली बोर्ड में रहते हुए इन्होंने जिस प्रकार से कहा जाए कि सार्थक परिणाम दिए हैं, उसको देखते हुए अब परिवहन विभाग में भी कुछ ना कुछ इस तरह की गुंजाइश नज़र आने लगी है कि यहाँ भी कई सुधार होंगे। जैसा कि इन्होंने खुद कहा कि चाहे वो रोडवेज के बस अड्डे हों, वहाँ पर साफ़ सफाई की तरफ बिल्कुल दृष्टि रहेगी और जीएम इस मामले में जो है पाबंद किए जाएंगे कि वो इस व्यवस्था को समुचित करें। इसके अलावा हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों का जहाँ तक सवाल है, वो भी अभिन्न अंग है, बैठकर उनसे हर बात की जाएगी जो उचित होगी। और एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने जिस प्रकार से बिजली बोर्ड में रहते हुए कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर तालमेल से एक अच्छे सार्थक पहल की थी, उसके परिणाम भी सुखद रहे थे। निसंदेह हरियाणा परिवहन विभाग में भी इस प्रकार की कड़ियाँ अब देखने को मिलेंगी। चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।